मऊ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और जब प्रतिभा की बात किया जाए तो लोग अपने जोश, जज्बे और हौसले के बल पर अपने सपनों को आयाम देने में चूकते भी नहीं हैं। ऐसे में हम एक ऐसे शख्सियत से आज आपको मिलाने जा रहे हैं जो एक समय ऐसा था जब लोग अपने लिए एक आधारभूत गाइडेशन, मार्गदर्शन के लिए जब ढूंढते फिरते थे। उस समय केवल अपने बलबूते पे जहां उन्होंने अपने सपनों को आयाम दिया, वहीं अमेरिका जैसे देश में जाकर, जो सपनों का देश कहा जाता है, वहां पर अपने देश की पहचान भी स्थापित की। तो आइए हम आपसे मिलाते हैं एक मऊ के युवा जोशीले गौरव द्विवेदी से। तो आप हमारे गौरव जी हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस जोशीले सफ़रनामे में। धन्यवाद। तहलका न्यूज़ पर। थैंक यू। और आप अपना परिचय खुद दें, हमें चूँकि नहीं पता। आप गौरव की वाइफ हैं, आप अपना परिचय दें मैम। हाँ जी, थैंक यू। मेरा नाम सृष्टि भूटानी है। अच्छा, सृष्टि जी। हाँ जी। तो पहले मैं गौरव जी से शुरू करना चाहूँगा कि आपने मऊ में पढ़ाई, मऊ के आप रहने वाले हैं, मऊ से आपने यहाँ 10वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आपके जीवन का जो एकेडमिक सफ़र रहा वो कैसा रहा, कहाँ और किस तरीके से? जी, तो जैसा आपने कहा 10वीं तक की पढ़ाई मेरी मऊ में ही हुई, फातिमा स्कूल में। और उसके बाद 11वीं और 12वीं के लिए फिर चले गए थे हम दिल्ली में पढ़ने। वहाँ DPS RK पुरम से हमने 11वीं और 12वीं में पढ़ाई की। और उसके साथ साथ ही IIT की तैयारी भी की। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो एक साल फिर तैयारी की, और उसके बाद फिर IIT गुवाहाटी में मेरा एडमिशन हुआ। तो IIT गुवाहाटी में मेरा एडमिशन होने के बाद फिर 4 साल वहाँ पढ़ाई की। बायोटेक से वहाँ पे BTech किया। अब उसको बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसका नाम बदल गया प्रोग्राम का। अच्छा। फिर वहाँ से BTech ख़त्म करने के बाद PhD के लिए आगे रिसर्च में जाने का मेरा काफ़ी समय से था मन। तो PhD के लिए कई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और वहाँ से कुछ जगहों से एडमिशन का ऑफ़र मिला। तो उनमें से फिर जॉर्जिया टेक या जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है जो कि अमेरिका के साउथ ईस्ट में जॉर्जिया प्रांत में। तो वहाँ पे फिर PhD के लिए ज्वाइन किया IIT के तुरंत बाद। और तकरीबन 6 साल लगे वहाँ से PhD करने में। और 6 साल वहाँ PhD करने के बाद फिर अमेरिका में ही नौकरी मिल गई और तब से फिर वहीं रह रहे हैं। मैडम से कैसे मुलाकात हुई? मैडम से हम लोगों की मुलाकात कॉलेज में ही हुई। अच्छा। तो ये भी वहीं उसी बायोटेक्नोलॉजी में ही BTech ये भी कर रही थी। और मेरा सीनियर ईयर था, इनका फर्स्ट ईयर था, तभी हम लोग मिले। और उसके बाद फिर आगे की इनकी जर्नी भी मेरे काफ़ी सिमिलर है। इन्होंने भी PhD फिर बाद में बायोटेक में बायो इंजीनियरिंग में की। तो ये अपना बताएंगी, पर तो हम लोग तब से कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं। 2008 में, आई थिंक 7 या 8 में मिले होंगे। 7 या 8 में। चलिए, हम तो चूँकि मऊ से ही शुरू करेंगे, हम मऊ के पत्रकार हैं। तो 10वीं के बाद आपको गाइडेशन कैसे मिला कि नहीं, आपको 12वीं कहाँ से करनी चाहिए, आपको इस फील्ड में कैसे जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? क्योंकि आपने जिस टाइम पे हाई स्कूल पास आउट किया, 2001 का वो समय था जी। उस समय इंजीनियरिंग का काफ़ी बड़ा बूम हुआ करता था, लेकिन लोग कुशल मार्गदर्शन के अभाव में लोग उस फील्ड में जा नहीं पाते थे या फिर बहुत कतराते थे, चाहे वो फिनेंशियल बैकअप की बात रही हो या फिर गाइडेशन की। बिल्कुल। कैसे? तो मेरा गाइडेंस तो ऐसी कोई बड़ी स्पेसिफिक नहीं थी। जैसा कि आपने कहा, उस वक्त इतनी जानकारी भी नहीं थी लोगों को। इंटरनेट था पर मतलब ऐसे नहीं था कि बहुत ही बहुत ही सीमित तरीके से था। तो पहली बार जो इंटरनेट शायद बनारस में, तो 10वीं ख़त्म करने के बाद, ये इंटरेस्टिंग कहानी है कि 10वीं ख़त्म करने के बाद हम चले गए थे बनारस में JRS कोचिंग एक वहाँ पे दुर्गाकुंड के पास। दुर्गाकुंड में, जी बिल्कुल। तो वहाँ पे कमरा लेके किराए पे रह रहे थे, वहाँ कोचिंग की थी गर्मी की छुट्टियों में थोड़ी टाइम। तो ICSE बोर्ड था फातिमा में। तो ICSE बोर्ड का रिज़ल्ट आया तो सुनने को मिला किसी से कि भाई रिज़ल्ट आ गया है। तो ये हुआ कि अच्छा आ गया तो चेक कैसे करना है। तो ये हुआ कि जाके इंटरनेट कैफ़े में जाओ, इंटरनेट पे पता करो। तो उस वक्त कुछ पता तो था नहीं, तो किसी इंटरनेट कैफ़े में पहुँचे, वहाँ कंप्यूटर के सामने बैठ के अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो उससे पूछा इंटरनेट वाले से, कैफ़े वाले से कि भाई बताओ क्या करना है। तो वो कह रहा है गूगली करो।
गूगली गजब का एक शब्द है। वो जो अनिल कुंबले की गूगली हुआ करते थे, लेग स्पिन के साथ वो गूगली करते थे, तो वो गूगल को गूगली करा दिया आपने। गूगल को गूगली कहा, तो मैं गूगली लिख दिया उस पर। हाँ। गूगली से आया नहीं, उन्होंने कहा भाई दुनिया। हाँ, तो उसने फिर गूगल लिख के ढूंढ के दिखाया क्या हो रहा है। खैर ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पर वापस आपके क्वेश्चन पे अगर जाएँ तो पहले क्योंकि गाइडेंस जैसा कि आप कह रहे हैं कोई इतनी थी नहीं। अच्छा, और ऑप्शन भी बड़े लिमिटेड होते थे कि मतलब अगर तुम पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हो तो ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, मे बी IAS है, यही सब है। अच्छा, और घर में क्योंकि पिताजी डॉक्टर हैं तो ये एक मतलब एक अकेले वही रोल मॉडल थे कि ठीक है डॉक्टर, तो मतलब ऐसा होता था कि डॉक्टर ही बनना है और तो कोई ऑप्शन नहीं है। पर मेरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। अच्छा। तो प्रोग्रामिंग सीखना हमने कंप्यूटर पे काफ़ी जल्दी शुरू कर दिया था। आई थिंक 6ठी क्लास में या 7वीं क्लास में। ये मऊ कंप्यूटर तो आपको पता ही होगा, तो वहाँ पे जाते थे सीखने, वो प्रोग्रामिंग सिखाते थे हम लोग को। उसमें बड़ा इंटरेस्ट आ गया था मेरा। तो 9वीं 10वीं तक पहुँचते पहुँचते IT के बारे में थोड़ा बहुत पता चला कि ये भी कोई चीज़ है, प्रोग्रामिंग भी कुछ होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ होती है। तो उस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फिर हुआ कि यार नहीं, डॉक्टर वाला काम ठीक है, इंटरेस्ट तो है, मतलब बायोलॉजी में और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट तो है, पर कंप्यूटर वाले काम में भी इंटरेस्ट है, तो इंजीनियर ही बनना है क्योंकि वहाँ पहुँचने का तरीका वही है। पिता डॉक्टर थे, आप इंजीनियर बन गए। हाँ, तो इसीलिए फिर ये हुआ कि 11वीं 12वीं में मैथ लेते हैं। हाँ। तो जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि ये भी एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है हम लोग के यहाँ की 10वीं में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या पढ़ेंगे, जो कि आई थिंक सिस्टम के तरफ से सोचा जाए तो आई थिंक बच्चों के लिए उस उम्र में बच्चों के लिए शायद ये इतना फेयर नहीं है कि आप बच्चे से सब एक्सपेक्ट करते हैं। पर खैर कुछ आपको करना ही है, कुछ बिल्कुल। तो फिर ये हुआ कि अच्छा इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंस वाला कुछ काम करना है, तो इसीलिए फिर वो ले लिया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि अच्छा अब अगर इंजीनियरिंग करनी है तो फिर IIT एक ऑप्शन है, और भी कॉलेज होंगे, पर वो तो पता कुछ था नहीं उस वक्त। उस समय तो UPTU भी बहुत सारी चलती थी, नई टॉप 1000 में आओ तो UPTU के टॉप के कॉलेजों में आप आ सकते हैं जी, तो IIT और UPTU दोनों रहा होगा फिर आपका। हाँ, IIT था और AIEEE के थ्रू जो सेंट्रल और यूनिवर्सिटीज़ या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, NIT वगैरह, वो था। तो फिर यही हुआ कि अच्छा इंजीनियर बनना है तो फिर जाओ कहीं कोचिंग करो, अब एग्ज़ाम भी देना होगा, तो बनारस पहुँच के कोचिंग करने। फिर 10वीं का रिजल्ट जब गूगली से पता चला तो ये हुआ कि अच्छा चलो नंबर ठीक आए लड़के के, तो इसको और कहीं भेज देते हैं। तो फिर घर से फ़ोन आया कि भाई तुम दिल्ली जाना चाहते हो पढ़ने। तो दिल्ली जाने का मेरा मेन उस वक्त मोटिवेशन ये था कि FIITJEE का बड़ा नाम सुना था कि FIITJEE वाले IIT बड़ी अच्छी कोचिंग कराते हैं। और वहाँ जाके पता चला कि मतलब दूर के ढोल वाली बात थी। अच्छा। उस चक्कर में फिर दिल्ली चले गए, तो दिल्ली में फिर DPS में एडमिशन हो गया क्योंकि नंबर ठीक ठाक आए थे, तो एडमिशन हो गया ठीक ठाक। और फिर उसके बाद FIITJEE में कोचिंग करनी शुरू की। तो मतलब इसी तरीके से हो गया कि कोई बहुत सोचा विचारा निर्णय नहीं था, बस ये था कि भाई ठीक है, रास्ते मिलते गए और अब चलते गए रास्ते। हाँ, मतलब रास्ते ऐसे ही हैं जैसे कि कहा जाए कि रैंडमली पिक कर लिए फिर और आगे बढ़ते गए। तो दिल्ली से आपने 10+2 किया, उसके बाद IIT का एग्ज़ाम दिया, गुवाहाटी में आप एडमिशन लिए जी, पूरा हो गया BTech। MTech कहाँ से किया? तो MTech और PhD की आपकी क्या कहानी रही, उसको थोड़ा समझाएं। तो उसकी कहानी तो इतनी कठिन, मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब हम IIT पहुँचे तो ये सोचा था कि कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, फिर उस वक्त मेरी रैंक इतनी आई नहीं कि कंप्यूटर साइंस मिले। अच्छा। तो हमको मिला था सिविल इंजीनियरिंग। फिर वहाँ पे ये सिस्टम होता है कि जब आपका फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर में सबके कोर्सेज सेम ही होते हैं, कोई भी वो तो फाउंडेशन कोर्स होते हैं। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं, अगर अपने क्लास में टॉपर हैं, ऊपर से 1 2 3 हैं, तो आपको फिर एक ऑप्शन मिलता है कि भाई अगर तुम ब्रांच चेंज करना चाहते हो तो कर लो। तो मेरा सिविल में उस वक्त हुआ था, जो कि सिविल जो है मतलब इसका मतलब कि किसी तरह से बस हो गया था। फिर उसके बाद जब फर्स्ट ईयर में नंबर ठीक आए तो फिर एक ऑप्शन मिली कि कुछ चेंज कर सकते हो। तो मेरे पास 2 3 ऑप्शन थे, तो तभी भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा था, तभी मेरे इतने नंबर नहीं आए कि कंप्यूटर साइंस मिल जाए। और चीज़ें मिल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सब मिल रहा था कंप्यूटर के अलावा। तो उस वक्त फिर वहाँ जाके पता चला कि बायोटेक भी कोई चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बायोटेक के भी कोर्स पढ़ाए गए थे।
तो वो एक मेरी समझ में आया कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेरा जो बायोलॉजी और मेडिसिन इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट है और इंजीनियरिंग में भी है, तो ये उन दोनों का एक तो बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया वो पापा के एक फोटे से और आपके इस ड्रीम के साथ। बिल्कुल। पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे उसमें इंजीनियरिंग में बहुत ऐसे ट्रेडिशनल होता था, आपके ज़्यादा नंबर आए हैं तो आप कंप्यूटर साइंस चूज़ करते हैं, उससे कम आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ करते हैं। एक ना बड़ा सेट ऑर्डर था, तो इनको ऑप्शन तो था क्योंकि इनके नंबर बोल रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस वाले नहीं थे, फिर उसके अलावा सारे ब्रांचेस थे, तो लोग इलेक्ट्रिकल लेते हैं, उसके बाद मैकेनिकल, बहुत सारे होते हैं, और बायोटेक लोग थोड़ा पीछे पीछे ही लेते हैं। एक वो कुछ बुक बनी हुई है धारणाएं कि सबसे अच्छी प्लेसमेंट इनकी होती है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल वगैरह की, तो तब भी इन्होंने ओरिजिनल थिंकिंग से जो इनको फील्ड जिसमें पसंद था, बायोटेक, लोग उतने नंबर पे बायोटेक नहीं लेते थे, तो ये और वो वाला ले सकते थे जैसे तो आप भी बायोटेक से हैं? हाँ, मेरे तो उतने नंबर नहीं आए थे, मेरे तो बायोटेक नंबर आए थे। अच्छा। हाँ। नहीं तो बायोटेक तो काफ़ी प्रोग्रेसिव फील्ड आज के समय में माना जा रहा है। आज के समय में, पर उस टाइम तो लोग बहुत हैरान थे कि इन्होंने जब चूज़ किया बायोटेक, जब इनके पास ऑप्शन था इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चूज़ करने का, जो यूजुअली हायर पेइंग जॉब्स होती थी, जिसके बाद तो इन्होंने वो काफ़ी वो ओरिजिनल थॉट तब भी दिखाया था, तो वो तो मतलब मेरे प्रोफेसर जो थे बायोटेक के, उन्होंने भी बोला, जब पहली बार हम बायोटेक की क्लास में गए, जब ब्रांच चेंज करके, तो उन्होंने कहा तुमने अपने से बायोटेक ली है कि कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं सर, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है। चलिए, तो बायोटेक से आपका बीटेक एमटेक भी पूरा हो गया और आपने पीएचडी भी वहीं से कर ली। यूएस का सफ़र कैसा रहा, कैसे गए, इंडिया में आप क्यों नहीं रुके? जी, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च में काफ़ी था, और आईआईटी की पढ़ाई के दौरान एकेडमिक रिसर्च में मेरा काफ़ी रुझान आ गया था कि, तो उस वक्त मेरा मन बन गया था काफ़ी कि प्रोफेसर बनना है, एकेडमिक रिसर्च में जाना है। तो उस बीटेक ख़त्म करने के बाद फिर हमने कहीं नौकरी ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई किया। तो मतलब बड़ा ही फोकस्ड उस वक्त मेरा दिमाग बन चुका था। तो मतलब ये आई थिंक मेरे कैरेक्टर में शुरू से रहा है कि कुछ डिसाइड करने के बाद मतलब बहुत फोकस तरीके से उसी पे करना है, और ये मतलब पता नहीं एक नेचुरल ट्रेट है, कोई ऐसा नहीं कि कहीं से बड़ी मेहनत करके एक्वायर किया है, तो वो मेरी किस्मत अच्छी रही उस सेंस में। तो उस वक्त भी था कि मतलब पीएचडी करनी है तो नौकरी वोकरी में एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करनी है। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। तो अमेरिका में ऐसे होता है कि अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम आप करते हैं, अंडर ग्रेजुएट आपका 4 साल का है, तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी में वो आपको मतलब फिर मास्टर्स की डिग्री मान ली जाती है, वो अलग से देते नहीं। तो जैसे मेरे पास एक बीटेक है और पीएचडी है, तो ये मास्टर्स जो उसी में बिल्ट इन तरीके से होता है, अलग से कोई मास्टर्स एमएससी है ऐसे कोई डिग्री नहीं देता। अच्छा। तो उस वक्त फिर अप्लाई किया पीएचडी के लिए। अमेरिका में बायोटेक से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग डिसिप्लिन हैं, तो जैसे बायोटेक बोलते हैं, बायो साइंसेस बोलते हैं, बायो इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये सब अलग अलग नाम है, पर ले दे के होता कभी एक जैसा ही है। मऊ, दिल्ली, गुवाहाटी, उसके बाद अमेरिका तक का सफ़र, एकेडमिक माहौल आप शुरू से रहा आपका। फादर भी आपके डॉक्टर रहे, आप यहाँ फातिमा में पढ़े, तो चूँकि मऊ का फातिमा भी टॉप का स्कूल हुआ करता था, डीपीएस में पढ़े, वो भी अच्छा, गुवाहाटी गए। मऊ के बच्चों में वो खास क्या है कि आईआईटी हो, चाहे बीएचयू हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, जाते तो हैं लेकिन वो रेशियो नहीं है जाने का। कहने का मतलब ये है कि शुरू से ही उनके अंदर देखा गया आत्मविश्वास की भारी कमी है। क्या कारण है? ये आप सही कह रहे हैं। तो मतलब मेरी जो पोजीशन है आई थिंक थोड़ी सी प्रिविलेज वाली रही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि पिता डॉक्टर हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट से हैं, कोई कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रही। तो वो एक फैक्टर था जो बहुत सारे बच्चों के लिए होता होगा, मेरे लिए नहीं था। कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि अरे कोचिंग करनी जानी है तो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये चीज़ें नहीं थी। तो आई थिंक वो एक बेनिफिट मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर फिर भी जो आप ये बता रहे हैं कॉन्फिडेंस वाली बात, आई थिंक ये फिर भी है। अब शायद नहीं है मेरे अंदर, पर शुरू में थी कि जब हम शुरू में दिल्ली गए थे जब, तो एक जो स्मॉल टाउन वाला जो एक होता है कि आप अचानक जो है ऐसे फोबिया कह सकते हैं उसको। हाँ, तो एक कॉम्प्लेक्स होता है वो कि एक मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक तरीके से समझ लीजिए कि आपको लगता है कि अरे दिल्ली के बच्चे हैं। अच्छा, असलियत
ऐसी नहीं है कि बड़े स्मार्ट हैं या बहुत इनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है या पर एक्सपोजर है, कॉन्फिडेंस का एक फैक्टर होता है। और ऐसा नहीं कि सारे बच्चे दिल्ली में जाके फिर ऐसे ही थे कि बड़े मतलब ओवर कॉन्फिडेंट और इस तरीके से, पर हम लोग के दिमाग में रहता है कि हम लोग छोटी जगह से आए हैं और तो उसका जो डेफिनेटली एक असर होता है। दूसरा एक्सपोजर वाला जो आप शुरू में गाइडेंस की बात कर रहे थे, तो दिल्ली में या जैसे किसी भी बड़े शहर में और बच्चे देखते हैं, उनको पता होता है कि IIT है, IIM है, ये है वो है। हम लोगों को तो कुछ इतना वो भी नहीं आइडिया था कि भाई क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक इन सब चीज़ों का फ़र्क है। पर फिर भी मतलब सृष्टि ने नोटिस किया था जब हम लोग IIT में थे, तो तुम बता सकती हो कि मतलब जो रिलेटिव रेशियो था। हाँ, मैं वहाँ गई थी तो वैसे मैं सच बताऊँ, मुझे भी IIT के बारे में नहीं पता था दिल्ली में रहते हुए। हालांकि मेरे मामा इंजीनियर हैं, उन्होंने मेरा काफ़ी मार्गदर्शन किया था। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो मामा के रहने से थोड़ी सी गाइडेंस थी। पर वहाँ पहुँच के IIT पहुँच के ऐसा मुझे ये लगा, बड़े शहर के बहुत कम बच्चे थे, दिल्ली बॉम्बे वगैरह से बहुत कम थे। ज़्यादातर मुझे लगा था छोटे शहरों के बच्चे थे। वहाँ जाके बहुत सीखा, क्योंकि हम लोगों को दिल्ली में बहुत छोटा दायरा होता है। उसमें भी मैं वेस्ट दिल्ली में रहती थी, मैं पंजाबी हूँ। वेस्ट दिल्ली में बहुत सारे पंजाबी लोग हैं, थोड़े बहुत कभी कभी कोई ट्रांसफ़र हो के आ गए इधर से। तो दिल्ली में बहुत इतनी डाइवर्सिटी नहीं थी। पर वहाँ IIT जाके ऐसे मिले लोगों से, पूरे इंडिया के लोगों से मिले, तो बहुत सीखने को सीखने को। तो मतलब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मऊ जैसे तमाम शहर हैं पूरे देश में, और सब जगह से जो है थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं और मिलके एक थोड़ा सा, एक इंग्लिश में जिसको माइक्रोकॉस्म बोलते हैं, कि एक छोटा सा पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे है। अगर आप किसी एक छोटे शहर पर फोकस करेंगे, आई थिंक ये सवाल शायद मऊ जैसे कितने छोटे छोटे ऐसे टाउन शहरों में लागू होता है। पर आई थिंक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब पहुँचते हैं लोग उस लेवल पे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू हो या जैसे भी हो, तो आई थिंक एक लेवल प्लेइंग फील्ड टाइप का हो जाता है कि जो बच्चे किसी मतलब मान लीजिए फैमिली बैकग्राउंड या शहर या जो भी होता है, हर तरह के लोग वहाँ पहुँच के एक बराबर से हो जाते हैं। तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि मतलब आप अगर थोड़ा रिस्क लें, थोड़ी मेहनत करें, तो आप इवेंचुअली ऐसी जगह पहुँच सकते हैं जहाँ पे आपको फिर अपने आप को ग्रो करने का मौका मिलेगा, जो शायद यहाँ आपको। यानी कि कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब ये है कि आप अगर बड़े शहरों में या बड़ी सोसाइटी में जाने से अगर झिझक कर रहे हैं, तो आपको पहले ये झिझक तोड़नी पड़ेगी। आपको पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत सारी चीज़ों को आपको सिखा देती है। मऊ के बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे, अगर उनको दिल्ली IIT जैसी संस्थाओं में जाना हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं में जाना हो? चूँकि देखा जा रहा है कि मऊ के बहुत सारे बच्चे अलीगढ़ जैसे यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो। मेरी एडवाइस तो यही कि अगर आपको पहले तो किसी तरीके से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, कि गोल थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर गोल नहीं क्लियर होगा तो फिर रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है कि आप ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। आई थिंक ये एक बड़ी चीज़ है। तो अब क्योंकि इंटरनेट है, तमाम सुविधाएं हैं आपके पास, आप लोगों से बात कर सकते हैं। एक बड़ी चीज़ जो हम लोगों ने रियलाइज़ की रिसेंटली, कि जैसे लिंक्डइन टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे भी आप लोगों को ढूंढ सकते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। लिंक्डइन पे आपको कोई बिल्कुल अजनबी मान लीजिए आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाने में इंटरेस्ट है, कोई आपको ऐसा मिल गया वहाँ के प्रोफेसर हैं या वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, तो उनको आप पूछ सकते हैं। और अक्सर लोग जवाब देते हैं, ठीक से आराम से बात करते हैं, वो आपको बताएंगे। तो जिसको इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू बोलते हैं, कि आप उनसे बात करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए कि क्या असल में है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आपको 2 4 5 चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इन 5 में से कौन सी 1 या 2 चीज़ें हैं जो आप असल में करना चाहते हैं, और वो जानकारी इकट्ठी करिए। आप साधन हैं करने के, और उसके बाद इन 1-2 चीज़ों पर फोकस करिए। और मतलब कहीं भी सक्सेसफुल होने में मेहनत तो लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे तो खैर, आज मुझसे किसी ने कहा कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि नो पेन नो गेन। बिल्कुल। तो गेन करने के लिए पेन लेना पड़ता है।
चलिए, आपने तो सोसाइटी बहुत सारी देख ली, भारत भी देख ली, यूएस, दिल्ली भी देख ली, यूएस भी देख ली। सोसाइटी की एक भारतीय सोसाइटी में एक खास समस्या या फिर दिक्कत जो देखने को मिलती है, जैसा कि आपकी बातचीत से हमको लगा कि शुरू में लोगों का मोटो ही सेट नहीं होता है। जैसे कि हमने शुरू में कहा कि गाइडेशन नहीं मिलता, हमारा मोटो सेट नहीं होता। क्या है यार, हाई स्कूल में हम मैथ पढ़ लें या बायो पढ़ लें, या फिर हमको कॉमर्स बैकग्राउंड में है तो हमको कॉमर्स लेना चाहिए। यूएस में जब आप हैं तो हमको लग रहा है कि अच्छा अनुभव आपको हो गया होगा। तो इंडियन और यूएस कल्चर के बीच में आपको क्या वो अंतर लगा, या फिर भारतीय लोगों को उसमें किस तरीके सुधार करना चाहिए जो आगे उनके काम आए? हाँ, तो मतलब ये जो गोल वाली बात हम लोग अभी कर रहे थे कि गोल क्लियर नहीं होता है, आई थिंक ये थोड़ा सा हम लोगों के सिस्टम में एक कह लीजिए कमी है कि बड़ी कम उम्र में एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चों से कि तुम अपना गोल जो है अभी से डिसाइड कर लो, और फिर आगे चल के जो है बड़े लंबे समय तक तुम उसी से फिर जुड़े रहोगे। कि अगर तुमने अभी फिजिक्स पढ़ ली, 10वीं 12वीं में तुमने फिजिक्स पढ़ ली अगर, तो तुम जो है सारी उम्र अब फिजिसिस्ट तो नहीं, पर तुम फिर कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो गए, वहाँ नहीं जा सकते हो। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आप जब भी चाहें, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, काम करने को तैयार हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे ही जब हम पीएचडी कर रहे थे, तो जिस लैब में रिसर्च चलती थी मेरी, वहाँ पे एक लड़की और आई, उसको पीएचडी में इंटरेस्ट था, उसने पीएचडी की। पीएचडी करने में उसने 5.5-6 साल लगाए, और उसके बाद उसको एहसास हुआ कि यार इसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो उसने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। तो उस वक्त उसने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, उसका एडमिशन हो गया, वो डॉक्टर की पढ़ाई की, डॉक्टर की पढ़ाई ख़त्म कर ली उसने, अब वो डॉक्टर है। तो कि भारत में ऐसा नहीं है, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ नहीं। अगर आपने 10वीं 12वीं में मैथ पढ़ लिया है, बायोलॉजी नहीं पढ़ी, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन नहीं है। आपकी उम्र निकल गई है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। मतलब ऑब्वियसली ऐसे फैक्टर्स हैं इंडिया में जिसकी वजह से ये सब थोड़ा हो जाता है ज़रूरी कि अगर सबके लिए आप फ्री छोड़ देंगे तो फिर इतने लोग हैं कि मुश्किल है। पर फिर भी आई थिंक ये थोड़ा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मुश्किल सिचुएशन है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरी समझ में आई कि अमेरिका में जो बच्चे हैं जो वहाँ के सिस्टम में जो पढ़ाई करके निकलते हैं, उनका शायद एकेडमिक ज्ञान उतना नहीं होता है जितना हम लोग का होता है। जैसे जो किताबी ज्ञान होता है वो हमारे यहाँ से जो बच्चे थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लिख के निकले IIT और JNU इन सब यूनिवर्सिटी से, उनको वो किताबी चीज़ें ज़्यादा पता होंगी। पर जब क्रिएटिवली सोचना होता है तो वहाँ के बच्चे, हमको ऐसा लगता है कि ज़्यादा क्रिएटिवली सोच पाते हैं, क्योंकि उनको किसी बंद खाके में सोचने की प्रैक्टिस नहीं कराई है सिस्टम में। हमारे यहाँ ये है कि भाई ये तुम्हारी किताब है, ये सिलेबस है, ये पढ़ लो, ये एग्ज़ाम दो, ये नंबर आना चाहिए तब तुम होगा। वहाँ पे मतलब यहाँ पर भारत का जो सिस्टम है वो रटी रटाई एक धारणा है कि आप ये पास कर लो और उसके बाद आपको बस नौकरी करनी है। उसी आधार पर यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको डिज़ाइन किया गया है। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो मतलब क्रिएटिव थिंकिंग जो है थोड़ा, जैसे जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है उनके अंदर, पर आपको सोचने का एक तरीका होता है जो आप पूरे एजुकेशन सिस्टम में जब आपको उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि भाई तुमको ये किताब है, ये सिलेबस है, ये पढ़ लो, ये टेस्ट में आएगा, ये एग्ज़ाम लिखना है तुमको, तो बच्चे जो है थोड़ा थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स इसको बोलते हैं, वो भूल जाते हैं। वहाँ पहुँच के वो वापस उनको आ जाता है, वो समझ जाते हैं, क्योंकि मतलब दिमाग तो सबका ही वैसे ही है, चाहे अमेरिकन हो चाहे इंडियन हो, सभी स्मार्ट लोग हैं, तो वो वापस सीख जाते हैं ये सब चीज़ें। पर आई थिंक जो बेस लाइन होता है वो थोड़ा यहाँ पे एक बड़ा फ़र्क होता है कि पता नहीं तुम्हारा क्या सृष्टि जी, आप अपना इस पर ओपिनियन बताएं, क्या स्थिति है ये? मुझको भी ऐसा लगा तो था कि एक मुझे, चूँकि देखिए आप तो दिल्ली की रही हैं, दिल्ली चूँकि काफ़ी विकसित रहा है, वहाँ का चाहे रहन सहन हो, चाहे एकेडमिक विद्यालय का जो स्ट्रक्चर रहा, और सो दोनों भी काफ़ी अच्छा रहा है सापेक्ष यहाँ के हम लोग का जो पूर्वोत्तर जो भारत है, पूर्वी भारत है, उसके सापेक्ष क्या अंतर लगा दिल्ली और यूएस के बीच? या फिर एक मुझे लगा था वहाँ जाके कि लोग क्वेश्चन बहुत करते हैं कि कुछ फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाता। जैसे एक मेरे को बहुत स्ट्राइकिंग बात लगी थी, जैसे जब हम IIT गुवाहाटी में पढ़ते थे तो लड़कियों का था कि 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना, या 9 बजे, जो भी एक कर्फ्यू था, और हमने उसको कभी नहीं क्वेश्चन किया क्योंकि हम उस सिस्टम में बड़े हुए थे जिसमें रूल्स हैं। और ठीक है कर्फ्यू है, पर वो कर्फ्यू लड़के और लड़की दोनों को होना चाहिए। हाँ, पर ये नहीं सोचा था उस टाइम, IIT में रह के नहीं सोचा, पूरा निकल गया।
फिर वहाँ जाके मुझे याद नहीं है क्या बात है, पर वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी वालों ने नया रूल लगाया, तो स्टूडेंट्स उसको क्वेश्चन कर रहे थे कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं ठीक है, उसके प्रोज और कॉन्स डिबेट किए जा रहे थे, वहाँ पे पूरा डिस्कशन चल रहा था। तो मुझे लगा कि अरे हम मान लेते थे रूल्स, जो बस रूल्स बताए गए हम मान लेते थे। तो आई थिंक वहाँ जाके क्वेश्चन करना चाहिए, हर जो तुम्हें नहीं ठीक लग रहा वो क्वेश्चन करना चाहिए। ये मैंने सीखा। आई नो यहाँ पे भी बहुत एग्जाम्पल्स, हमने अभी हमने कहानी सुनी कि क्वेश्चन करने वाले यहाँ भी हिम्मती लोग बहुत है, पर वहाँ मुझे लगा कि ज़्यादा आम है क्वेश्चन करना। और जब वो ये कह रहे हैं ना कि दायरे के बाहर सोचना, वो आई थिंक वो उनके पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। हम लोग वो भी थे, टीचिंग असिस्टेंटशिप भी होती थी हम लोगों के PhD में, तो उसमें क्वेश्चंस भी जिस तरह के बनाए जाते थे एग्जाम में, ऐसे नहीं होता था कि बस ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, आपको एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम बना के देते थे कि आप, और उसका बहुत सॉल्व करने के तरीके होते थे, तो बहुत क्रिएटिव थिंकिंग वाला। तो ये अंतर हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये अंतर भारत जैसे विकासशील जैसे देशों में और विकसित देशों के बीच का एक बहुत बड़ी ये खाई की तरह इसको देखा जाना चाहिए कि जब तक व्यक्ति सवाल नहीं करता है तब तक वो दुनिया के नए आयामों को जान भी नहीं सकता है। समस्या ये है कि भारत जब तक अपने दायरे से, या भारत के जो लोग हैं अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक नई दुनिया को देखेंगे कैसे। और यही एक समस्या है भारत के सोशल सिस्टम को, या फिर जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इतना पिछड़ा होने का एक कारण हो सकता है। ऐसा लगता है क्या आपको? एक कारण, बहुत सारे कारण हैं। आई थिंक वहाँ पे इकोनॉमिक वेल्थ ज़्यादा है, स्ट्रेन रिसोर्सेज पे कम है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं है, तो कई वजहें हैं। हाँ, पर आई थिंक अगर लोग अपने बच्चों को ट्रस्ट करें, उनको सपोर्ट दें कि वो बच्चे अगर सोसाइटी के रूल्स को क्वेश्चन करें, क्योंकि हमारे माँ बाप से मुझे लगता है जो सपोर्ट मिलता है वो बहुत आगे जाकर हमको हेल्प करता है फील करने में कि हाँ हम क्वेश्चन कर सकते हैं सोसाइटी के रूल्स। तो मेरे ख्याल से हाँ है एक बात, मैं एनकरेज करूँगी कि लोग करने दें अपनी फैमिलीज़ को क्वेश्चन, और जैसे आप कह रहे थे अपने अधिकारों के लिए लड़ना ज़रूरी है। चलिए इस मुलाकात को आखिरी पड़ाव देते हुए आखिरी सवाल गौरव जी से, मऊ के बच्चों को क्या करना चाहिए? मेहनत कैसे करें, गोल अचीव कैसे करें? हालांकि बहुत सारी डिस्कशन चीज़ें निकली बाहर हैं, लेकिन फिर भी अगर इसको कुछ बुलेट पॉइंट पे अगर आप समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? हाँ, तो मतलब जो पहले कह रहे थे हम वही चीज़ें रीइटरेट करते हैं कि एक तो मुश्किल है, पर अपना गोल चूज़ करने में थोड़ा समय लगाइए। अगर एक बार गोल आप निर्धारित कर लेंगे तो शायद रास्ता थोड़ा सा और क्लियरली दिखेगा। एक तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है जिसको आजकल कहते हैं वर्क स्मार्ट, मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड, मेहनत तो करनी है पर वर्क स्मार्ट एज वेल, कि मतलब ऐसी चीज़ों में आप मेहनत अपनी मत ज़ाया करिए जिसका आपको हो सकता है आगे चल के फ़ायदा ना मिले। और ये ये जनरल फार्मूला है। अब स्पेसिफिक जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि वर्किंग स्मार्ट क्या होता है। और जो रिसोर्सेज अब हैं, मतलब हम अपने समय से कंपेयर करें तो अब जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि ख़ास तौर पे इंटरनेट और उसके थ्रू जो लोगों और जानकारी का आप एक्सेस है उसको इस्तेमाल ठीक से करिए। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मतलब हम जैसे लोगों को आप ढूंढ सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पता करिए कि क्या असल में क्या है, क्योंकि कई बार चीज़ें दूर से देखने में लगती हैं जैसी वैसी असल में होती नहीं मेरे ख्याल से। और जैसा आपने फिटजी के बारे में बताया, बिल्कुल, तो आप वहाँ पे जाके और फिर बाद में पछताएं, इससे अच्छा है कि आपको कई बार जो है जो असलियत है वो हो सकता है घूम फिर लें, पहले देख लें। तो ये 2-3 चीज़ें अभी मेरे दिमाग में आ रही हैं, हो सकता है और भी कुछ हो, पर अभी तो यही आ रहा है। चलते चलते एक सवाल मेरे जहन में और है, यूएस में आप कितने सालों से हैं? 2008 से 2008 से लगभग 14 साल हो गए करीब करीब। भारत आने की इच्छा होती है कि भारत में अब कुछ किया जाए, बहुत हो गया, पराये मुल्क के लिए कर रहे हो? ये मतलब हो सकता है थोड़ा सेल्फ सर्विंग आंसर लगे, पर अब ये अपना मुल्क और पराया मुल्क वाला थोड़ा सा खत्म हो गया है। खत्म हो गया। हाँ, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की वो है ना, वो एम की वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो
तो उसमें एक लाइन है कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन डाउन इनटू नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी कि कहने का मतलब है ये काफ़ी अच्छी कविता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका ऑब्वियसली पता है, गीतांजलि में है कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। तो जो लोग सुन रहे हैं वो देख सकते हैं। तो उसमें एक जगह एक पॉइंट आता है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा संसार बनाओ मेरे लिए कि जिसमें वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यानी कि मेरे किसी के मन में कोई भय ना हो। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनमें से एक ये है कि ऐसा संसार जो कि सीमाओं से टूटा हुआ ना हो, है ना। तो मतलब अब तो वो ये जब स्कूल में थे तब पहली बार पढ़ा था, तब बड़ा स्ट्राइक, तो उस वक्त समझ में नहीं आता, पर अब समझता है कि मतलब अगर जैसे इंसान की फितरत होती है कि क्लासिफाई करना है, डिवाइड करना है, बांटना है हर चीज़ को, पर आप सोचिए तो हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि हमारे समाज में नहीं वसुधैव कुटुंबकम है, तो मतलब कहते तो बहुत लोग हैं वसुधैव कुटुंबकम, पर उसका मतलब क्या समझते हैं लोग। तो मतलब अगर सब सारा संसार ही आपका परिवार है तो फिर क्या अमेरिका और क्या अमेरिका और क्या भारत। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अब वहाँ पे जैसे एक ये भी सवाल होता था पहले कि जब हम वहाँ जा रहे थे, जब इन सब चीज़ों के बारे में, अच्छा ऐसा नहीं कि हम लोगों ने इसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि एक बड़ा ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो ये होता है कि अच्छा तो प्रोडक्शन तो तुमने इंडिया के रिसोर्सेज से पढ़ाई की, ये किया वो किया, अब तुम जाके प्रोडक्शन जो है वहाँ कर रहे हो, अमेरिकन इकॉनमी को फ़ायदा दे रहे हो। तो आई थिंक वो भी थोड़ा सोचने का तरीका शायद थोड़ा आउटडेटेड हो गया, क्योंकि आप जो चीज़ें वहाँ करते हैं उसका फ़ायदा तो संसार में सबको ही हो रहा है, तो वो। और अच्छा, और सेल्फिशली ये भी है कि मतलब काम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी है कि वहाँ पे जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह का काम कर सकते हैं, वो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो एक ये भी कारण, तो बाकी सब जो फिलॉसफी झाड़ रहे हैं वो एक बात है, पर ये भी एक, तो ये कहा जाए कुल मिलाकर जो संसाधन वहाँ पे काम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे हैं वो भारत में भी मुश्किल है, क्योंकि आपका जो काम करने का नज़रिया या जो जज्बा है उसके लिए खुला आसमान होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारे साथ है गौरव द्विवेदी, मऊ के होनहार, जो अमेरिका में भारत का झंडा लहरा रहे हैं, और मऊ में देखकर हमें भी गर्व हो रहा है। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही और ख़ास मेहमानों से, तब तक बने रहिए विनय ज्ञानचंद के साथ और देखते रहिए हमारा ये जोशीला सफ़रनामा तहलका न्यूज़।